दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में डाई बोरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आइए फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों डाई बोरॉन के बारे में बताया गया कि उसका स्ट्रक्चर एथेन की तरह से हो सकता है, इसलिए इसका पहला स्ट्रक्चर है एथेन लाइक स्ट्रक्चर। दोस्तों डाई बोरॉन का फॉर्मूला B2H6 होता है और एथेन का फॉर्मूला C2H6 होता है। दोस्तों इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देख करके ये बताया गया कि यहाँ पर एथेन और डाइबोरेन इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे के समान हो सकता है। दोस्तों लेकिन यहाँ पर एथेन और डाइबोरेन इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। दोस्तों एथेन में टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिसमें वहाँ पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनता है और एक कोवेलेंट बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में बनता है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर भी बताया गया कि डाइबोरेन के बीच में भी 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनने चाहिए। दोस्तों लेकिन 7 कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए उस मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। दोस्तों यहाँ पर एथेन में ऐसा होता है, एथेन के वैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों लेकिन जो डाइबोरेन है तो डाइबोरेन के वैलेंस शेल में केवल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो एक बोरॉन एटम में होते हैं। यहाँ पर 2 बोरॉन एटम है, इसलिए यहाँ पर दोनों बोरॉन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर डाइबोरेन के वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 होता है। लेकिन ये बताया गया कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एथेन की तरह से होता है। एथेन में 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनने का रीजन होता है वहाँ के 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर डाइबोरेन केवल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर डाइबोरेन में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है और जब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है तो वहाँ पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो इसका पहला स्ट्रक्चर है एथेन लाइक स्ट्रक्चर, ये फेल हो गया। दोस्तों अब अगले टाइप के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली तरह का स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर। दोस्तों इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक से हमें पता चला कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर एक ब्रिज की तरह से होता है। दोस्तों वहां पर ब्रिज स्ट्रक्चर में डाइबोरेन के दोनों बोरॉन एटम और वहां पर 4 हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन एटम है उनको टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहा जाता है और इसको HT से दिखाया जाता है। और दोस्तों जो बाकी के बचे हुए 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं तो वो दोनों हाइड्रोजन एटम उस प्लेन पर परपेंडिकुलर रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम है तो इनको ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम कहा जाता है, इसको HB से दिखाया जाता है। तो दोस्तों आइए इसको डायग्राम से समझते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन टेक्निक से यही पता चला था कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। दोस्तों यहाँ पर ये पहला बोरॉन एटम है और ये दूसरा बोरॉन एटम है। दोस्तों यहाँ पर ये बोरॉन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम जो देख रहे हैं HT वाले, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये सभी एक प्लेन में रहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो बोरॉन से हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं HT वाले, इनको टर्मिनल हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। दोस्तों ये सभी एक प्लेन में रहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो बाकी की 2 हाइड्रोजन एटम है HB वाले, इनको ब्रिज हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। दोस्तों ये दोनों हाइड्रोजन एटम उसी प्लेन पर परपेंडिकुलर रहते हैं। दोस्तों ये तो डाइबोरेन का हाइड्रोजन ब्रिज स्ट्रक्चर हो गया है। दोस्तों अब अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों डाइबोरेन का अगला स्ट्रक्चर होता है 3 सेंटर बॉन्ड कॉन्सेप्ट या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस तरह के बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए डाइबोरेन के इस तरह के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि बोरॉन एटम sp2 हाइब्रिडेशन करके 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। दोस्तों इन चारों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और जो चौथा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है तो वो एम्प्टी रहता है, वहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। दोस्तों पहले बोरॉन एटम का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे बोरॉन एटम के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो एम्प्टी वाला था तो वह एम्प्टी ऑर्बिटल, और ब्रिज हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पर पहले बोरॉन एटम का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे बोरॉन एटम का एम्प्टी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ब्रिज हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह की ओवरलैपिंग में हमने देखा कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे और वहां पर 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहे थे, जिसमें फर्स्ट बोरॉन एटम, सेकंड बोरॉन एटम और ब्रिज हाइड्रोजन एटम था। तो यहाँ पर ये तीनों इन्वॉल्व हो रहे थे। तो इस तरह से दोनों बोरॉन एटम के बीच में जो हाइड्रोजन एटम है तो वो एक ब्रिज की तरह से काम कर रहा था। इस तरह से दोनों बोरॉन एटम के बीच में एक ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों इस तरह की ओवरलैपिंग से यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था उसको 3 सेंटर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। दोस्तों इसको शॉर्ट में 3C2e भी कहा जाता है, मतलब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। और दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट बोरॉन एटम, सेकंड बोरॉन एटम और ब्रिज हाइड्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था उसी बॉन्ड को बनाना बॉन्ड भी कहा जाता है। दोस्तों आइए इसको डायग्राम से समझते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आप बोरॉन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख सकते हैं। दोस्तों बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2, 2s2 और 2p1 होता है। दोस्तों यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट में है। दोस्तों लेकिन एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन के 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर बोरॉन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। दोस्तों बोरॉन के 2s ऑर्बिटल और 2p के तीनों ऑर्बिटल आपस में sp2 हाइब्रिडेशन करके 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इन चारों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है और जो चौथा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है तो वो एम्प्टी रहता है। तो यहाँ पर आप पहले बोरॉन एटम में sp2 हाइब्रिडेशन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सैडेड वाला ऑर्बिटल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और ये जो अनसैडेड है तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट बोरॉन एटम के 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल टर्मिनल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से दूसरे बोरॉन एटम के 4 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं। तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों अब इसके बाद दोनों बोरॉन एटम के पास 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचते हैं, जिसमें से एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है और दूसरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और यहाँ पर 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम भी बचते हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। दोस्तों पहले बोरॉन एटम का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है और ब्रिज हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल, और यहाँ पर दूसरे बोरॉन एटम का एम्प्टी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग करते हैं जिससे यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर नीचे भी होता है। दोस्तों यहाँ पर पहले बोरॉन एटम का एम्प्टी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ब्रिज हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल और दूसरे बोरॉन एटम का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये तीनों आपस में ओवरलैपिंग करके यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पर 3c2e मतलब यहाँ पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको 3c2e बॉन्ड कहा जाता है। इसको हम बनाना बॉन्ड भी कह सकते हैं। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट बोरॉन एटम और दूसरे बोरॉन एटम और यहाँ पर ब्रिज हाइड्रोजन एटम के बीच में बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर नीचे भी होता है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर डाइबोरॉन में बनाना बॉन्ड पाया जाता है। तो उसको आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों बोरॉन एटम के बीच में एक बनाना बॉन्ड पाया जा रहा है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो इस तरह से डाइबोरॉन के बीच में बनाना बॉन्ड पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरॉन वो कंप्लीट होता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।